अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, देसी टीवी यूएसए और DTV NN के साथ मैं हूं रुमैसा कुरैशी। प्रोग्राम गॉसिप्स विद रुमैसा में आप सबको खुशामदीद और ईद का तीसरा दिन बहुत मुबारक हो। उम्मीद करती हूं कि आप सब ईद के तीसरे दिन को खूब इंजॉय कर रहे होंगे और नित नए खाने खा रहे होंगे। भाई मैंने तो ईद के पहले दिन खूब बारबेक्यू खाया। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने क्या खाया कमेंट सेक्शन में। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो एक मोटिवेशनल स्पीकर, प्रोफेसर और लेक्चरार हैं। आप लोगों को मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाना चाहूँगी और मिलवाती हूँ हमारे आज के गेस्ट मलिक सैफुल्लाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। सर ये बताइएगा कि आप ईद का दिन जो है तीसरा दिन किस तरह गुजारते हैं, आपकी क्या मसरूफियात होती हैं? मोस्टली जब पहले दिन हम ईद कर लेते हैं तो सेकंड डे फिर हम लोग, क्योंकि मेरा होम टाउन जो है वो सियालकोट है और मेरा ददियाल और जो मेरा ननिहाल है वो सारा वहीं पर है, तो फिर उनको गोश्त वगैरह देने के लिए जाना होता है और इसी बहाने हमारा सियालकोट चक्कर भी लग जाता है, क्योंकि मसरूफियत की वजह से हम लोग ड्यूरिंग द सेशन नहीं जा सकते। तो ये ईद के दिन ही होते हैं कि जब हम अपने आबाओ जो हमारे ददियाल वगैरह हैं, ननिहाल है, उनसे हम मिलने चले जाते हैं। तो मोस्टली ईद का दूसरा तीसरा दिन और इवन के बाद का चौथा दिन भी हमारा सियालकोट में ही गुजरता है। फिर हमारी पाँचवें दिन हमारी वापसी होती है इस्लामाबाद की तरफ। सर जैसे कि आज तीसरा दिन है ईद का और आप तो हमारे साथ मौजूद हैं आज सेट पे, तो आज आपकी क्या मसरूफियत? बस आज आपके कहने पे रुके हैं, बस इंशाल्लाह ताला यहाँ से भी इंटरव्यू करके तो इंशाल्लाह ताला शाम के टाइम प्रोग्राम है निकलने का सियालकोट इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। सर जैसे कि आप एक प्रोफेसर हैं, लेक्चरार हैं, तो इस हवाले से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी जी कि ज़रूर। आज से पहले अगर देखा जाए तो हमारे तालीमी इदारों में तालीम के साथ साथ तरबियत भी दी जाती थी और अब जो है जी बिल्कुल। ये निज़ाम थोड़ा बहुत इसको निगलेक्ट किया जा रहा है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस हवाले से मैं कुछ गुजारिशात अपने नाज़रीन के सामने रखना चाहूँगा कि आज से तकरीबन कोई 20, 25, 30 साल पहले अगर हम अपने तालीमी निज़ाम की बात करें, जो कि एक थोड़ा सा डिफरेंट और एक अच्छा तालीमी निज़ाम था एज़ कम्पेयर टू आज के जो तालीमी निज़ाम है हमारा, उसमें ये था कि बच्चों के पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी जैसा कि आज के बच्चे के पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। उस टाइम आपको पता है कि एक सिर्फ टीवी होता था, इवन कि एक मोहल्ले में जस्ट एक टीवी होता था, यानी कि बच्चों के पास जो इंटरटेनमेंट का जो सामान था वो बहुत कम था। और आजकल का जो बच्चा है उसके पास इंटरटेनमेंट का सामान बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप तरबियत की बात करती हैं, मेरे हिसाब से तो तालीम भी बहुत पीछे रह गई है। ठीक है ना, तालीम भी बहुत पीछे रह गई है। अब आजकल का जो बच्चा है वो जब लेक्चर ले रहा होता है तो वो नोट्स को वाइट बोर्ड से कॉपी करने की बजाय वो तस्वीर बना लेता है। आज से पहले जो 20-25 साल पहले जो हमारा सिस्टम था, इवन के वहाँ उस टाइम तो ब्लैक बोर्ड वगैरह होते थे, वाइट बोर्ड का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो जब जो टीचर होता था वो मेहनत करता था, वो बोर्ड को लिखता था और बच्चे उससे कॉपी करते थे, तो उसमें बच्चों को सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता था। होमवर्क का एक प्रॉपर सिस्टम दिया जाता था और अगले दिन जो टीचर है उसका प्रॉपर चेक एंड बैलेंस करता था। मैं आपको बताता चलूँ 1, 2, 3 करके। मेन वजह यह है कि उस टाइम जो टीचर था वो प्रॉपर तरीके से चेक एंड बैलेंस रखता था और अगले दिन काम चेक करता था। लेकिन आजकल माजरत के साथ कुछ टीचर हज़रात जब काम देते हैं तो वो अगले दिन प्रॉपर चेक नहीं करते, ठीक है, जिसकी वजह से लेट्स सपोज एक दिन बच्चे को काम दिया गया और उसने काम नहीं किया और टीचर ने भी उससे नहीं पूछा उसने, तो बच्चा कहता है मुझसे तो किसी ने पूछा नहीं है तो मैं अब काम करके नहीं लाऊंगा। अब यहाँ से जब तालीम पीछे रहना शुरू होगी तो तरबियत भी कहीं बहुत पीछे रहेगी हमारी। तरबियत बेसिकली हमें पहले दौर में चले जाएं तो बच्चे अर्ली मॉर्निंग कुरान पाक पढ़ने जाया करते थे फजर के बाद। अब वो देखें कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया आपका। हमें मस्जिदों से तरबियत मिला करती थी, हमारे जो वालिदैन होते थे, इवन के जो हमारे मोहल्ले के बड़े होते थे उससे भी बच्चे डरा करते थे। आजकल के बच्चे वालिदैन से नहीं डरते, क्यों कि सोशल मीडिया का दौर होने की वजह से, सोशल मीडिया होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो इंटरटेनमेंट का जो सोर्स है वो बच्चों के हाथ लग चुका है। इससे पहले ज़्यादा सोर्सेज नहीं थे, जिसकी वजह से एक वालिदैन के पास भी टाइम था। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा वालिदैन से भी थोड़ा मुखातिब हूँ।
माजरत के साथ, विद वेरी ड्यू रिस्पेक्ट, कि पेरेंट्स भी बच्चों के साथ बैठते नहीं हैं, जो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसका क्या रीज़न है कि किस वजह से नहीं बैठते? देखिए, अगेन वही कि आपने बच्चा आपका रो रहा है, या बच्चा आपका कुछ आपकी नज़र में मतलब वो लेट आ रहा है घर से, या घर से बाहर रह रहा है, तो आपने उसको मोबाइल लेके दे दिया। आपने जब उसको मोबाइल लेके दिया तो वो मोबाइल के साथ बैठ गया, ठीक है ना। अब यू डोंट नो कि वो बच्चा मोबाइल के साथ क्या कर रहा है, जिस वजह से यहाँ पर वालिदैन की भी थोड़ी सी जिम्मेदारी ऐड होती है कि वो अपने बच्चों को, अगर वो इस तरह के इंटरटेनमेंट सोर्सेज लेके देते हैं, तो उनको चाहिए कि वो उस पर चेक एंड बैलेंस रखें। और पहले जब ये चीज़ें मौजूद नहीं थी, तो इसकी वजह से जो बच्चे और वालिदैन ऑलमोस्ट डेली शाम को इकट्ठे बैठते थे, और इकट्ठे बैठकर वो डिनर करते थे, और जो दादी होती थी या दादा भी होते थे, वो हमें नित नई कहानियाँ सुनाया करते थे, जिससे हमें एक तरबियत का मौका मिलता था। अब वो चीज़ें नहीं है। जब से ये सोशल मीडिया का दौर आया, मैं तो सोशल मीडिया को ब्लेम करता हूँ। इसका पॉजिटिव, ठीक है, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट मौजूद है, बट लोग इसको इग्नोर करते हैं और नेगेटिव जो एस्पेक्ट है उसकी तरफ जाते हैं। तो बेसिकली तालीम जो है ना, तालीम वही बहुत पीछे रह गई है। तो तरबियत तो वैसे एक्सक्लूड हो गई है आपकी आजकल। हाँ, कैसे होगा, इसकी रेमेडी क्या है? इसकी रेमेडी ये कि हमें अपने सिस्टम को ओवरहाल करना पड़ेगा, रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। हमें सबसे पहले टीचर्स की तरबियत करनी पड़ेगी, जिससे हमें पहले टीचर्स को बताना पड़ेगा। जी, चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, आज ये बताइएगा कि आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं वो भी काफ़ी गाइडेंस देते हैं, लेकिन जी ऐसे ही है। ऑलमोस्ट सारी जो है गाइडेंस वो पैसों पर मुश्तमिल है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपने ठीक पॉइंट रेज किया है। मैंने काफ़ी मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना है, और मैं ख़ुद भी समहाउ बच्चों को मोटिवेट करता हूँ। काफ़ी जगहों पे मैं ट्रेनिंग वगैरह भी करता हूँ अपने कॉलेज में, ख़ास तौर पे बच्चों को। बट ये है कि ये जो एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है आजकल, जो नई यूथ को दिया जा रहा है कि अगर आप पैसा नहीं कमाएंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आप हलाक हो जाएंगे, जिनको उनको डराया जा रहा है। यानी कि इसका नेगेटिव जो एस्पेक्ट है वेल्थ क्रिएशन का, कि आप पैसा सिर्फ कमाएं, सिर्फ पैसा, उसका नेगेटिव एस्पेक्ट ज़्यादा जो है ना हमारी सोसाइटी में फैला दिया गया है। इन सम सो कॉल्ड मोटिवेशन स्पीकर माजर्स के साथ इन्होंने, ऐसा नहीं है। नो डाउट money is very important for your well-being, for your livelihood, for your household, but money is not everything. Money is not everything. Yes, money is needed for to do to fulfill your wants, your desires, and your households, and blah blah blah. But your money is very not important as much as your life. अब यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर्स ने क्या किया? उन्होंने ये किया, वो कहते तो हैं कि हम आप पैसा बनाने की करते तो हैं बात, ठीक है, पैसा बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन बच्चों को राइट डायरेक्शन नहीं देते। सर, अगर देखा जाए आजकल के नौजवान जो हैं वो तालीम हासिल कर लेते हैं, लेकिन उनका आगे कोई मकसद, आगे कोई विजन जो है वो इनको समझ नहीं आता, या कोई कंफ्यूजन होती है। ये बात जो है हर बच्चे को बड़ा तंग करती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि विजन क्यों नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया आपने, कि आज की जो यंग जनरेशन है, जो आज की यूथ है, वो ऑलमोस्ट विजनलेस है। इसमें अगेन मैं सबसे पहले मैं अपनी बात करूँगा, टीचर्स की बात करूँगा, कि जो टीचर्स हैं, चाहे वो SSC लेवल पे, मैट्रिक लेवल पे हैं या इंटर लेवल पर हैं, वो अपने बच्चों को ज़रूर गाइड करें कि आप का एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट उनको बताएं, ठीक है। इसमें जो टीचर है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। मिसाल के तौर पे एक बच्चा जो कि कॉमर्स फील्ड पढ़ना चाह रहा है, मैट्रिक के बाद कॉमर्स फील्ड पढ़ना चाह रहा है, बट उसके पेरेंट्स इंसिस्ट करते हैं कि नहीं, आप ICS करें या आप इंजीनियरिंग की तरफ जाएं। तो अगर बच्चे का आपके का जो इंटरेस्ट है वो कॉमर्स की तरफ है, तो उसको कॉमर्स की तरफ जाने देना चाहिए। जब वो वहाँ से एक लाइन लेता है, तो उससे उसको वहाँ से रास्ते मिलते हैं, उसके रास्ते वहाँ से खुलते हैं, ठीक है ना। और ये जो विजन देना होता है, ये टीचर्स का काम है कि वो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से यानी कि हर जो फील्ड है,
जितनी भी फील्ड्स है पाकिस्तान में इस टाइम, जितनी भी मतलब एफएससी है, आईसीएस है, आईकॉम है, एफए है, जनरल साइंस वगैरह है, इनकी सब के बारे में आगाही दें कि इनको करने के बाद आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं। अगर ये आगाही बच्चे को एसएससी लेवल और इंटर लेवल पर टीचर्स की तरफ से दे दी जाए तो मेरा ख्याल से उन बच्चों का आप विजन सेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। क्योंकि सर यही मेरा ख्याल है, बच्चे की 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बहुत इंपॉर्टेंट एक एज होती है, एक क्लास होती है जब बच्चे को आगे अपना कोई मकसद जो है वो बनाना होता है, गोल सेट करने होते हैं। एग्जैक्टली ये डिफाइनिंग एज होती है आपकी। यहाँ से आप डिफाइन करते हैं कि वेयर विल यू गो। यहाँ से आप डिफाइन करना शुरू होते हैं। वंस यू हैव डिसाइडेड तो आपको पता चल जाता है कि मैंने अब किस तरफ जाना है। फिर जब आप एक लाइन पिक एंड चूज़ कर लेते हैं तो फिर आपके लिए रास्ते खुलते हैं। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताता चलूँ, अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि जी मैं जिस फील्ड में जा रहा हूँ या मैं जिस फील्ड में जा रही हूँ इसका स्कोप क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, स्कोप क्या है। याद रखिएगा किसी चीज़ का कोई स्कोप नहीं होता, माजरत के साथ। स्कोप अल्लाह ताला बनाता है, स्कोप अल्लाह ताला बनाता है। आपकी जिम्मेदारी क्या है? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है लईसल इंसाना इल्ला मा सआ, कि अल्लाह ताला कहता है कि इंसान जितनी कोशिश करेगा हम उसको उतना अता करेंगे। अब जो जितना स्टूडेंट जितनी मेहनत करेगा जिस फील्ड में जाकर, ठीक है, वो उतना ज़्यादा ही सक्सेसफुल होगा इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। एक्चुअली हम यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सी बात करूँ तो हम मॉनेटरी वैल्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि जी काम नहीं करोगे पैसा नहीं आएगा, तो पैसा नहीं होगा तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, तो रिश्ता नहीं मिलेगा। ठीक है, सम हो ये बातें ठीक है, बट इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है कि आप बच्चे को बोलेंगे भाई आपने जो भी लाइन चूज़ कर ली है, जो भी XYZ आपने लाइन चूज़ की है, आप उसके ऊपर मेहनत करें। अब आपकी ज़िम्मेदारी मेहनत करना है। जब आप उस पे लाइन पे लग जाएंगे, मेहनत करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको इसका ज़रूर रिकॉर्ड करेगा। बिल्कुल, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है और मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, कोई सक्सेस नहीं मिलेगी। बग़ैर मेहनत के जो है कुछ भी हासिल नहीं होता। सर मुझे ये बताइएगा कि क्या हमारा तालीमी निज़ाम दुनिया के तालीमी निज़ाम का मुकाबला करने की अहलियत रखता है? नो वे, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, इसमें मैं अपने नाज़रीन को एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, एग्जांपल कोट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है उसकी एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ कि जिस तरीके से जंगल में डिफरेंट जानवर होते हैं, मतलब शेर है, हाथी है, मगरमच्छ है, लोमड़ी भी है, खरगोश भी है, मगरमच्छ है और इसके अलावा और भी जानवर हैं। और पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम पता क्या कहता है? वो ये कह रहा है जैसे उन सब जानवरों से ये कहा जाए कि आप दरख्त पे चढ़िए, तो उनमें से कितने दरख्त पे चढ़ेंगे मुझे आप बताएं? 3-4 ही चढ़ेंगे। हाथी तो नहीं चढ़ सकेगा, मगरमच्छ भी नहीं चढ़ सकेगा। तो पाकिस्तान में क्या किया जाता है कि हर स्टूडेंट डिफरेंट इंटेलेक्चुअल रखता है अपनी। हर स्टूडेंट दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होता है, ठीक है ना। और पाकिस्तान में एक ही पेपर दिया जाता है और सबको ये कहा जाता है कि आप इस पेपर को सॉल्व करें। कोई बच्चा मैथ में अच्छा होता है, कोई बच्चा फिजिक्स में अच्छा होता है, कोई बच्चा अकाउंटिंग में अच्छा होता है, कोई बच्चा इकोनॉमिक्स में अच्छा होता है, लेकिन सबको कहा जाता है कि नहीं, ये मैट्रिक के यही सब्जेक्ट्स हैं, आपने यही पढ़ने हैं। वो उसको कितना बर्डनाइज कर रहे हैं ये कोई नहीं जान रहा, ये कोई नहीं देख रहा ना जी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जिस तरीके से उन जानवरों को ये कहा जा रहा है कि आप दरख्त पे चढ़ें, तो उनमें से 3-4 तो चढ़ेंगे, बाकी तो नहीं चढ़ेंगे। तो इसी तरह हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में जो तालीमी निज़ाम है उसमें एक जैसा पेपर सबको दे दिया जाता है और समझा जाता है कि सारे एक जैसे इंटेलेक्चुअल हैं। नहीं, सब एक जैसे इंटेलेक्चुअल नहीं है। कोई किसी फील्ड में माहिर है, कोई किसी फील्ड में माहिर है, ठीक है। तो ये डिपेंड कर ये कब प्रूफ होगा? ये तब प्रूफ होगा जब आप बच्चे से पूछेंगे कि बच्चा आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। जब आप बच्चे से पूछेंगे और बच्चा जब पिक एंड चूज़ करेगा तो वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकेगा, ठीक है। तो ये आप पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम की बात करते हैं। इसमें एक और चीज़ ऐड करता चलूँ नाजरीन के लिए कि पाकिस्तान में ये जो मैट्रिक सिस्टम है ये सर सैयद अहमद ख़ान लेकर आए थे हमारे पास। सर सैयद अहमद ख़ान लेकर आए थे और जो कि ऑलमोस्ट 150 ईयर ओल्ड पुराना सिस्टम है ये इंटर और मैट्रिकुलेशन का। और हमने तकरीबन अराउंड 150 ईयर बाद आकर अभी फेडरल बोर्ड ने आकर अपने जो परसेंटेज मार्क्स हैं, पासिंग परसेंटेज मार्क्स, वो 40% किया है।
जबकि ये तकरीबन पिछले 150 ईयर तक 133% ही रहा। ये तो हमारा ये इतना बड़ा हमारा ये ड्रॉबैक है हमारे एजुकेशन सिस्टम का कि इस पे अफसोस होता है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको चाहिए कि वो अप टू डेट पॉलिसी बनाएं। और अब जो वर्ल्ड है, जो आज रियल वर्ल्ड जिसकी हम बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो पेपर पैटर्न है या जो इवन की जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, वो सेट किया जाए। वो सेट हमारा नहीं है। अभी फेडरल बोर्ड ने कोशिश की है, मैं इसमें यहाँ पे फेडरल बोर्ड को अप्रिशिएट भी करूँगा कि उन्होंने काफ़ी हद तक SLO बेस जो अपना सिस्टम लेकर आए हैं वो काफ़ी हद तक मैच करेगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। इट विल टेक ऑलमोस्ट 30 to 50 ईयर्स। ओके, इट विल टेक टाइम। सर मुझे ये बताइएगा कि आज हमारे नौजवान जो हैं वो तालीम तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब उनको जॉब्स नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इस हवाले से हमारी नौजवान नस्ल को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये भी बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका, और ये अक्सर पूछा जाता है ये सवाल कि बच्चे तालीम भी हासिल कर लेते हैं, बच्चे पढ़ भी लेते हैं, बट दे डिडंट गेट जॉब, और सिंपली डिडंट गेट राइट जॉब। अब उसमें मैं एक चीज़ बताता चलूँ आपको बड़ी अहम, कि जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि आप एक अगर सिंपल सा फार्मूला है जिस पे मैंने अमल किया, वो मैं नाज़रीन के आगे रखना चाहता हूँ कि आप को फर्स्ट टाइम जो भी काम मिले आप उसको ओके कर दें, आप उसको ले लें, चाहे उसकी मॉनेटरी वैल्यूज़ को ना देखें। आप यहाँ पर जो आजकल का नौजवान है वो कहता है कि मैं जैसे ही ग्रेजुएट हो जाऊँ, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर मैं निकलूँ, तो जो कंपनीज वाले हैं वो मेरे घर के बाहर लाइन लगा के खड़े हो जाएं और मुझे जॉब्स की ऑफ़र करें, और जॉब भी मुझे 1.5 लाख रुपए दें, साथ मुझे गाड़ी भी दें, साथ मुझे घर भी दें। ऐसा नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप आपको कामयाबी मिलती है। यानी कि जब आप जॉब स्टार्ट करते हैं, लेट्स सपोज यू गेटिंग 20,000 पर मंथ, विच इज़ वेरी लेस, टू मच लेस, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इंक्रीज़ करता है। कब करता है? जब आप कंसिस्टेंसी की अप्रोच को इस्तेमाल करते हैं, आप कंसिस्टेंट रहते हैं। जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो तब आप बहुत कुछ अवेल कर लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट आपका तवक्कल अल्लाह ताला पे होना चाहिए। आपका तवक्कल आपके बॉस पे नहीं होना चाहिए, आपकी कंपनी पे आपका तवक्कल नहीं, तवक्कल अल्लाह ताला की ज़ात पे होना चाहिए, जो कि आपको पालने वाला है, जिसने आपको रिज़्क़ का वादा किया है। और यूथ डिप्रेशन इस वजह से जल्दी जाती है कि वो अल्लाह ताला को छोड़कर वो कहता है ये मेरा बॉस है, इसने जॉब से निकाल दिया तो मैं किधर जाऊंगा। वो अपना जो ईमान है वो उस बॉस पे लगा लेता है, जो कि बहुत गलत है। यहाँ से डिप्रेशन हो जाते हैं। सही सर, देखा जाए तो आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो चले तालीम भी हासिल हो जाती है, और जब जॉब्स भी नहीं मिलती तो आजकल देखने को मिल रहा है कि काफ़ी सारी मीम्स बन चुकी हैं इस बात पर कि उनको तालीम याफ्ता बच्चों को जॉब्स और पैसा नहीं मिलता, लेकिन ईद के दिन कसाई जो हैं वो काफ़ी सारे जानवरों की कुर्बानी करके तो खूब पैसा कमा लेते हैं। हाँ। इस पर काफ़ी सारी मीम्स भी बन चुकी हैं। इस हवाले से आप जी, ये मैं देखें, ये थोड़ी फ़नी सी बात, लेकिन मैं इसका आपको जवाब थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल वे में दूंगा। एक्चुअली इन माई एक्सपीरियंस, मेरा जो तजर्बा है, इफ़ यू आर लिविंग इन पाकिस्तान यू मस्ट हैव टू थिंग्स, आइदर यू हैव क्वालिफिकेशन, हायर क्वालिफिकेशन, और आइदर यू हैव स्किल। जब आपके पास क्वालिफिकेशन है, अच्छा क्वालिफिकेशन के साथ अगर आपके पास स्किल मिल जाए, तो ये आपको डबल फ़ायदा देता है। लेकिन बट इफ़ यू डोंट हैव एनी क्वालिफिकेशन बट यू हैव अ स्किल, जैसे कसाइयों के पास स्किल है, ठीक है, उनके पास स्किल है तो वो ज़रूर पैसा कमाते हैं, ज़रूर पैसा बनाते हैं वो, ठीक है। तो मैं बच्चों से कहता हूँ कि आपको स्किल्स भी सीखनी चाहिए। ये मेरी जो नौजवान नस्ल सुन रही है, मैं इनको ज़रूर मैसेज देना चाहूँगा कि आप ना कुछ स्किल भी सीखें। जैसे आजकल सोशल मीडिया का जैसे लेट्स सपोज दौर है, इंटरनेट का दौर है, तो आप लाजमी आप वेब डिज़ाइनिंग सीखें। आप क्या नाम है, इंटरनेट के ऊपर ढेरों यानी कि डिजिटल मार्केटिंग है, और इसके अलावा और बहुत से फोरम्स हैं जो कि बहुत से पाकिस्तान में लोग इवन के फ्रॉड भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत से अच्छे प्लेटफॉर्म भी मौजूद हैं जो कि जिनको आप अप्रोच करके अपनी पढ़ाई के साथ आप अपनी तालीम को भी जारी अपने काम को भी जारी रख सकते हैं। बिल्कुल सर, काफ़ी सारी मालूमात आपसे मिली है, और यकीनन हमारी नौजवान नस्ल को भी काफ़ी सारी जो है पॉइंट्स मिले होंगे सक्सीड होने के हर इम्तिहान में। सर जाते जाते प्रोग्राम का चूँकि इख्तिताम का वक्त हो चुका है, जाते जाते सर आप तो कुर्बानी का एक पैगाम क्या देना चाहेंगे?
देखिए, कुर्बानी का जो पैगाम है वो हर कोई उसके अपने बारे में अपना एक ज़ाविया रखता है। बट मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करूँगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि ये जो कुर्बानी आप लोग करते हैं उसका मफ़हूम है आयत का कि इसका जो गोश्त है, इसका जो खून है, ये हम तक नहीं पहुँचता, हम तक आपका सिर्फ तकवा पहुँचता है। तकवा क्या है? अल्लाह ताला से डरना। जो शख्स जितना ज़्यादा अल्लाह ताला से डरेगा वो उतना ज़्यादा कुर्बान हो जाएगा। ठीक है, तो कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं करनी, कुर्बानी आपने हर उस चीज़ की करनी है। मैं 4-5 चीज़ें बता देता हूँ। जहाँ आपने इस साल आपने कुर्बानी कर ली है और इसके साथ साथ आज ईद का तीसरा दिन है, तो आप जो भाई अपने बड़े भाई से या छोटे भाई से नाराज़ है, वो अपने भाई से सुलह करके उससे अपनी नफ़रतों को कुर्बान कर दे। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, और अपनी नफ़रतों को भी कुर्बान करें। जहाँ जिस तरह उसने अपने जानवर पे छुरी चलाई है, वो उन नफ़रतों पे भी छुरी चला दे और आपस में सुलह कर ले, क्योंकि इसी में सिला रहमी में ही हमारा फ़ायदा है। जो शख्स सिला रहमी नहीं करता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वो उसका मफ़हूम है कि वो हम में से नहीं है और वो ज़ालिम शख्स है। सिला रहमी करनी चाहिए। जो कोई भी जिससे भी नाराज़ है, वो जाके उससे सुलह करे, और यही कुर्बानी है। नाज़रीन, प्रोग्राम के ख़त्म का वक्त हुआ है और यकीनन स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी मुफीद मालूमात भी मिली होंगी। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ। अपना ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए और देखते रहिए देसी टीवी यूएसए पर प्रोग्राम गॉसिप्स विद रुमैसा। अल्लाह हाफ़िज़।